In last lecture, we learned about plasma membrane and cell wall. Now we are going to learn about nucleus. Before going to know about nucleus, in your textbook there is one activity how we can see nucleus in cell. तो उस एक्टिविटी के लिए हमें क्या करना है, तो हमने जैसे कि वो अनियन पील वाली एक्टिविटी की थी। अनियन पील वाली एक्टिविटी में हमने अनियन का पील निकाला था और उसके ऊपर हमने आयोडीन रखा था। आयोडीन इज अ स्टेन विच इज़ यूज फॉर द स्टेनिंग ऑफ सेल। सो हमने आयोडीन यूज़ किया था उसके अंदर और हमने वो स्लाइड्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था। अब अगर हमें सेल का न्यूक्लियस देखना है, तो न्यूक्लियस हमें देखना है तो उसके लिए भी एक एक्टिविटी है। पर हम जो स्टेन यूज़ करते हैं, तो स्टेन हम क्यों यूज़ करते हैं वो हमने उस एक्टिविटी में भी देखा था, लेकिन फिर से देख लेंगे एक बार कि जो स्टेन है वो हमारे जो सेल्स होते हैं जिसको हमें माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है, उस सेल को कलर करते हैं, मतलब उनसे स्टेन करने के लिए यूज़ होते हैं। तो अब जो स्टेन होते हैं वो सारे स्टेन जो है वो सेल को हर सेल के हर पार्ट को एक जैसा कलर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सेल के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग जो सेल के पार्ट्स होते हैं वो सब अलग अलग केमिकल कंपोजिशन से बने हुए होते हैं, कि वो सब अलग अलग केमिकल्स के बने हुए होते हैं। तो उसकी वजह से अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशंस उनका स्टेन होता है। कि जो हमने स्टेनिंग मटेरियल यूज़ किया है, हमने जो स्टेन यूज़ किया है वो उस सेल के उस पार्ट के जो केमिकल कंपोनेंट्स है उससे बाउंड कितने ज़्यादा होता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो सेल का वो पार्ट जो है, वो रीजन जो है वो कैसा स्टेन होगा। हम जो अगर सेल को स्टेन करने के बाद माइक्रोस्कोप के थ्रू उसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ऐसा देखने को मिलेगा कि सेल के कुछ पार्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर से स्टेन होंगे, जबकि कुछ पार्ट्स जो है वो कम स्टेन होंगे। मतलब कुछ बहुत डार्क होंगे तो उसके मुकाबले उसकी कंपैरिजन में अगर हम देखें तो कुछ पार्ट्स जो है वो थोड़े लाइट होंगे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पार्ट्स है सेल के उसका केमिकल कंपोनेंट जो कंपोजिशन है कि वो जिस चीज़ से बने हुए होते हैं वो अलग अलग होता है, और उसकी वजह से उनका जो स्टेन होता है वो भी अलग अलग तरीके से होता है। जिस केमिकल से हमने जो स्टेन यूज़ किया है वो ज़्यादा बाइंड होगा तो वो पार्ट जो है वो ज़्यादा डार्क होगा, और कुछ जो पार्ट्स है वो केमिकल से वो कम बाइंड होगा तो वो पार्ट्स थोड़े लाइट रहेंगे। अब जब हम स्टेनिंग मटेरियल की बात करते हैं तो उसमें आयोडीन हमने एक यूज़ किया था। उसके अलावा हम सैफरनिन भी यूज़ कर सकते हैं, मिथिलिन ब्लू यूज़ कर सकते हैं, ये सारे स्टेन्स हम यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हमें सेल का न्यूक्लियस देखना हो तो उसके लिए भी आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर एक एक्टिविटी दी गई है। उस एक्टिविटी में क्या करना है कि उस एक्टिविटी में हमें एक चम्मच लेनी है और उस चम्मच से हमें अपना जो मुंह है उसकी अंदर की तरफ उस चम्मच को रब करना है। जब हम उस चम्मच को हम अपने मुंह के अंदर की तरफ रब करेंगे तो कुछ मटेरियल, लिक्विड मटेरियल जो है वो सलाइवा के साथ हमारे उस चम्मच में आएगा। तो वो जो भी मटेरियल हमें मिला है उस मटेरियल को हम स्लाइड पे रखेंगे और इस बार हम मिथिलिन ब्लू स्टेन का यूज़ करेंगे, और उस जो मटेरियल है उसके ऊपर हम मिथिलिन ब्लू रख के उसको स्लाइड पे थोड़ा प्रॉपरली स्मीयर बनाने के लिए फैला देंगे, और फिर उसको एक आध मिनट हम ऐसे ही छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि स्टेन को, वो सेल को स्टेन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसके लिए हमें वो टाइम उसे देना है। और उसके बाद उसके ऊपर कवर स्लिप रख के हम जब उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तब हमें हमारे चिक के सेल्स दिखाई देंगे, जो हमारी बॉडी का एपिडर्मिस लेयर होगा, सबसे बाहर का लेयर। और जब हम वो सेल देखेंगे तो उसका शेप राउंड होगा और सेल के मिडल में हमें एक डार्क ब्लू कलर का छोटा सा सर्कल जैसा दिखाई देगा, और वो जो सेल के अंदर मिडल में हमें जो डार्क सर्कल दिखाई दे रहा है वो हमारा न्यूक्लियस है, वो सेल का न्यूक्लियस है जो नॉर्मली सारे सेल्स के अंदर सेल के मिडल में होता है। अब वो
न्यूक्लियस के बारे में हम देखेंगे। जो न्यूक्लियस है, द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कि न्यूक्लियस सर्कल होता है और उसका जो कवरिंग है वो डबल लेयर का कवरिंग होता है, कि न्यूक्लियस के बाहर की तरफ डबल लेयर के 2 मेम्ब्रेन होते हैं, और वो जो 2 मेम्ब्रेन है वो डबल लेयर कवरिंग जो है उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे, कि उसको हम न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन बोलेंगे। The nuclear membrane has pores which allow the transfer of materials from inside the nucleus to its outside, that is to the cytoplasm. के वो जो डबल लेयर कवरिंग है जिसको हमने बोला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा होगा, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोरस होगा, कि उसके अंदर बहुत सारे पोर्स होंगे, मतलब कि छोटे छोटे छेद होंगे। और वो छेद क्यों होंगे, वो पोर्स क्यों होंगे, तो वो जो पोर्स है वो न्यूक्लियस के अंदर का जो भी मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर के मटेरियल को न्यूक्लियस के बाहर की तरफ ले जाने में हेल्पफुल होगा, कि साइटोप्लाज्म की तरफ न्यूक्लियस के अंदर का जो भी मटेरियल है उसे साइटोप्लाज्म की तरफ ले जाने में हेल्पफुल होगा। और साथ ही में जो न्यूट्रिएंट मटेरियल्स है, जो वाटर है, जो ऑक्सीजन है, वो सब चीज़ें जो न्यूक्लियस को अपना काम करने के लिए एनर्जी के तौर पे चाहिए, वो मटेरियल्स भी साइटोप्लाज्म में से सेल के न्यूक्लियस में कैसे आएगा, तो वो जो पोर्स सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में है उस पोर्स के थ्रू वो मटेरियल सेल के अंदर आएगा, मीन्स के न्यूक्लियस के अंदर आएगा। तो न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पोर्स है वो क्या करेंगे, तो न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल है उसे साइटोप्लाज्म की तरफ, मीन्स के न्यूक्लियस के बाहर ले जाने में हेल्पफुल होगा। The nucleus contains chromosomes which are visible as rod-shaped structure only when the cell is about to divide. तो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस में एक और चीज़ होती है जिसे हम क्रोमोसोम बोलते हैं, और वो जो क्रोमोसोम्स है वो रॉड शेप्स के होते हैं, बट वो रॉड शेप के कब दिखाई देते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त रॉड शेप के दिखाई देते हैं जब सेल जो है वो डिवाइड होने वाला होता है, मतलब कि सेल डिवीजन के टाइम पर ही ये क्रोमोसोम्स रॉड शेप के दिखाई देंगे। जब तक सेल डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब कि सेल अगर अपनी डिवीजन के कंडीशन में नहीं है, तब ये क्रोमोसोम क्रोमेटिन मटेरियल के तरह सेल के अंदर रहेंगे। सिर्फ वो जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तभी रॉड शेप के दिखेंगे। क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। अब ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम क्या है, तो क्रोमोसोम के पास क्या होता है, तो हम बोलते हैं ना कि हमारे पेरेंट के जो फीचर्स है वो हमारे अंदर होते हैं, या तो हम अपने मदर जैसे होते हैं या तो हम अपने फादर जैसे होते हैं, कि उनके जो भी फीचर्स है वो हमारे अंदर होते हैं। तो और किसी भी पेरेंट के जो फीचर्स होते हैं वो उसके चाइल्ड में, उसकी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर हमें दिखाई देने को मिलते हैं। तो वो जो फीचर है, वो इनहेरिटेंस जो है, वो फीचर्स जो है वो उस चाइल्ड में कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, तो ये क्रोमोसोम्स के थ्रू आते हैं। कि सेल्स डिवाइड जब होंगे तो उसके साथ साथ ये क्रोमोसोम भी डिवाइड होंगे, तो वो फीचर्स जो है, वो पेरेंट के फीचर्स इस क्रोमोसोम्स के थ्रू उसके जो चाइल्ड में है उसके नेक्स्ट जनरेशन में आएंगे इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। किस फॉर्म में आएंगे, तो वो डीएनए के फॉर्म में आएंगे। डीएनए इज वन काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, के क्रोमोसोम्स जो है वो डीएनए और प्रोटीन दोनों से बने हुए होते हैं। और ये जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है वो क्या करते हैं, तो डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल, के सेल बनने के लिए और सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन है कि सेल कैसे काम करेगा और वो सब इंफॉर्मेशन जो है
वो इन्फॉर्मेशन किसके पास होगी, तो वो इन्फॉर्मेशन डीएनए के पास होगी। और डीएनए के जो फंक्शनल सेगमेंट्स हैं, मतलब जो फंक्शनल छोटे छोटे टुकड़े हैं, उस फंक्शनल सेगमेंट्स को हम जीन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसे हम जीन्स बोलेंगे। In a cell which is not dividing, this DNA is present as a part of chromatin material। जो हमने यहाँ पे बात की कि क्रोमोसोम क्रोमेटिन मटेरियल के तरह सेल के अंदर होता है। वो रॉड शेप में सिर्फ कब आता है, जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तभी आता है। तो जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा है, जो सेल डिवीजन की कंडीशन में नहीं है, उसमें वो जो डीएनए होता है वो भी जो क्रोमेटिन मटेरियल है उसका पार्ट होगा। इट इज विजिबल एज एन एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। कि वो कैसा दिखता है, तो हम जो वो थ्रेड मतलब रस्सी का जो गुच्छा होता है ना, कि रस्सी होती है उसको हम ऐसे ही पड़ी रहती है, तो वो गुच्छा जैसा रस्सी का गुच्छा कैसा दिखता है, उस तरह से वो क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो दिखेगा। Whenever the cell is about to divide, the chromatin material get organized into chromosomes। के जब भी वो जो सेल है वो सेल डिवाइड होने वाला होता है, सेल डिवीजन की प्रोसीजर होने वाली होती है, उस टाइम पे ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज होता है। मतलब कि वो अपना जो प्रॉपर रॉड शेप है, स्ट्रक्चर है, वो अपना बना लेगा और उसके बाद सेल डिवीजन की प्रोसीजर स्टार्ट होती है। द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। कि न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस सेल्यूलर रिप्रोडक्शन में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब सेल्यूलर रिप्रोडक्शन मीन्स व्हाट? सेल्यूलर रिप्रोडक्शन मीन्स डिवीजन ऑफ सेल, के जो सिंगल सेल होता है वो डिवाइड होकर दो सेल बनाएगा, तो उसे हम सेल्यूलर रिप्रोडक्शन बोलेंगे। क्योंकि वो एक तरह से सेल का रिप्रोडक्शन ही हुआ कि एक सेल है वो डिवाइड होकर एक में से दो सेल बनेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो सेल्यूलर रिप्रोडक्शन बोलेंगे। तो वो जो सेल्यूलर रिप्रोडक्शन है उसमें भी न्यूक्लियस जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और साथ में जो सेल का अपने एनवायरनमेंट के साथ का जो भी कनेक्शन होता है और जो सेल का काम करने का तरीका है, वो सारे मीन्स कि सेल के अंदर कौन से मटेरियल बनेंगे, सेल मैच्योर होने की जो प्रोसीजर है, सेल मैच्योर होने के बाद जो उसके अंदर मटेरियल बनते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो सारे सेल के चीज़ों के अंदर जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और जब सेल डिवाइड होते हैं तो सेल डिवीज़न में सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है और उसके बाद सेल का साइटोप्लाज्म जो है उसका डिवीज़न होकर सेल डिवाइड होंगे। और सेल डिवीज़न की जो प्रोसीजर है उसमें सेल के साथ साथ उसके अंदर के जो क्रोमोसोम है वो भी डिवाइड होंगे। तो सेल का जो रिप्रोडक्शन है, सेल्यूलर रिप्रोडक्शन है, वो सब में न्यूक्लियस जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब जो सेल है वो कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है, अगर हम उसको न्यूक्लियस के हिसाब से देखें तो न्यूक्लियस के हिसाब से हम ऑर्गेनिजम्स को जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कि कुछ जो ऑर्गेनिजम्स है उसका जो सेल न्यूक्लियस है उसमें जो ऑर्गेनिजम्स है